Hello students, welcome to the second lecture of concept of revenue and equilibrium in different market. जो हमारा पिछला लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा कि रेवेन्यू किसको कहा जाता है, ठीक है, रेवेन्यू का मतलब होता क्या है। इसके बाद हम लोगों ने समझा कि टीआर, एआर, एमआर क्या होता है। फिर हम लोगों ने समझा कि क्यों एआर इक्वल टू प्राइस कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग ने जो लेक्चर पिछला जो क्लास था उसमें डिस्कस किया था अबाउट बाजार किसको कहते हैं, मार्केट का मतलब क्या होता है, ठीक है, बाजार के कितने टाइप्स होते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। और आज जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो हमारा पहला फॉर्म ऑफ मार्केट है, दैट इज परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, ठीक है। याद होगा ना कि हम लोगों ने बाजार समझा था, बाजार के तीन कैटेगरीज जो मेजर होते हैं, हालांकि चार कैटेगरीज के बारे में मैंने बताया था, जिसमें आपका आता है परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली, ठीक है। तो शुरुआत हम लोग परफेक्ट कंपटीशन से कर रहे हैं। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं कि रेवेन्यू पढ़ते पढ़ते हम बाजार के बारे में क्यों पढ़ने लगे, क्योंकि देखिए रेवेन्यू कमाने के लिए सामान को बेचना होता है, बात की डेफिनेशन अगर चला जाता हो, और सामान जब बेचने की बात आप कर रहे हो तो बेचने और खरीदने का जो स्थान है वो क्या है, बाजार है। तो बाजार जब तक हम ना समझे तब तक हमको कैसे समझ में आएगा कि हम जो सामान बेच रहे हैं और उससे जो कमाई हमको होगा वो कैसा होगा। इसलिए हम लोग फॉर्म्स ऑफ मार्केट जो बाजार के रूप है उसके बारे में भी डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए परफेक्ट कंपटीशन को अगर समझा जाए, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार किसको कहा जाता है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, बाजार के उस रूप, देखिए इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ मार्केट, इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ मार्केट which consists large number of buyers and sellers of commodity, ठीक है, where every seller sells homogeneous product at the prevailing price। यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, बाजार के उस रूप को कहा जाता है जिसके अंदर किसी वस्तु को बेचने वाले और खरीदने वाले, बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों की संख्या ज्यादा होती है। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स आर प्रेजेंट इन दिस फॉर्म ऑफ मार्केट। और यहां पे जो बेचने वाले लोग हैं वो सारे के सारे एक सामान को बेच रहे हैं। एक सामान बोलने का मतलब क्या हो गया, होमोजीनस। होमोजीनस वर्ड का मतलब क्या होता है, आइडेंटिकली कंप्लीटली सेम। यानी मान लेते टाइगर बिस्किट की मैं बात करता हूं, ब्रिटानिया बिस्किट की बात करता हूं, तो उस बिस्किट को बेचने वाला मैं इकलौता सेलर बाजार में नहीं हूं, ठीक है, मेरे अलावा और भी लोग हैं जो उस बिस्किट को बेच रहे हैं। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, होमोजीनस ब्रिटानिया बिस्किट को बेच रहे हैं। समझ में आ रहे? तो उसको हम लोग परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं। परफेक्ट कंपटीशन competition is a form of market in which an individual firms cannot influence the prevailing market price of the commodity on its own। कहने का मतलब यह है कि परफेक्ट कंपटीशन बाजार के उस रूप को कहा जाता है जिसके अंदर कोई एक इकलौता बेचने वाला जो इंसान है वो वस्तु के दाम को प्रभावित नहीं कर सकता है। उदाहरण मैं आपको देता हूं, मान लेते हैं कि अगर टाइगर बिस्किट की बात करते हैं, सपोज द मार्केट प्राइस ऑफ टाइगर बिस्किट इज 5 रुपीज, 5 रुपया है, ठीक है। बाकी सारे लोग भी टाइगर बिस्किट बेच रहे हैं, बाकी सब क्या कर रहे हैं, उसको 5 रुपए में ही बेच रहे हैं। अब अगर मेरे दिमाग में आया है कि मैं इसको 5 में ना बेच के इसको 6 में बेचूंगा, क्या मैं बेच सकता हूं? नहीं बेच सकता हूं। क्यों? क्योंकि हम सभी लोग अल्टीमेटली क्या बेच रहे हैं, टाइगर बिस्किट बेच रहे हैं, और उसका रेट है क्या बाजार के अंदर, उसका रेट है 5 रुपया। अब जैसे ही मैं 5 रुपए की जगह पे 6 में बेचना उसको स्टार्ट करूंगा तो होगा क्या, लोग मेरे पास से खरीदना बंद कर देंगे। आई विल स्टार्ट लूजिंग द कस्टमर्स। क्यों खरीदेगा लोग मुझसे, जब मैं 1 रुपया महंगा ही बेच रहा हूं। लोग मेरे पास से सामान ना खरीद के क्या करेगा, वो किसी और के पास से खरीदना शुरू कर देगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर मैं चाहूं तो मैं रेट कम करके क्या बेच सकता हूं। देखो टेक्निकली देखा जाए तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर बहुत ही नॉमिनल प्रॉफिट ये लोग अर्न करता है। अब अगर ऐसे केस में मैं 5 रुपए में ना बेच के 4 रुपए में बेचना शुरू कर दूं तो होगा क्या, ये मुझे लॉस देने लगेगा। क्यों?
बाजार में सारे लोग 5 रुपए में बेच रहे हैं, लेकिन ज्यादा लोग मेरे पास खरीदे, इस लालच में मैंने क्या कर दिया, उसको 5 में ना बेच के मैं अगर 4 रुपए में करना चाहूं, क्या बेच सकता हूं? देखो, करना चाहो तो इस केस में आप कर सकते हो, लेकिन होगा क्या, आपको लॉस का सामना करना पड़ेगा। मैं एक सिंपल सा आपको रेफरेंस देता हूं। मान लेते हैं कि आपके द्वारा एक पेटी, एक जो बॉक्स है टाइगर बिस्किट का खरीदा जा रहा है। इस बॉक्स के अंदर मान लेते हैं 100 पीसेस है, 100 पीसेस ऑफ टाइगर बिस्किट है। टाइगर बिस्किट का जनरली प्राइस क्या है? 5 रुपया है। टाइगर 100 पीसेस आप खरीद रहे हो और ऐसे प्राइस कितने का है? 5 रुपए का है। यानी इस पूरे बॉक्स का प्राइस आपको कितने का पड़ेगा? पड़ेगा आपको 500 रुपया। अब क्योंकि आपने ये पेटी खरीदा है होलसेलर से, भाई आप दुकानदार हो, आप सामान बेचने के लिए कहीं से तो खरीदोगे ना। अब क्योंकि आप पेटी खरीद रहे हो, पूरा का पूरा बॉक्स खरीद रहे हो, तो हो सकता है आपको कितने का, 500 का ना पड़ के ये आपको पड़ गया है 400 का। समझ में आ रहा है? ये कितने का पड़ रहा है? तो 400 का पड़ा है आपको। अब इसका मतलब क्या हो गया, आपको 100 पीसेस पड़ गया कितने का? क्योंकि आपने होलसेल से खरीदा था, क्योंकि आप दुकानदार हो, आप कहीं से लेके आते हो, आपको 100 पीस कितने का पड़ गया? 4 रुपए के भाव से पड़ गया ना, है ना। एक पैकेट का कितना रेट पड़ गया है? 4 रुपया पड़ गया है। अब आप एक पीस बेच रहे हो 5 रुपए में, तब जाके आपको कमाई कितने का हो रहा है? 1 रुपए का है। अब टेक्निकली बताओ, आप 4 रुपए में सामान लेके आए, ठीक है, और आप रेट कम करके उसको 4 में ही बेचना शुरू कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या आएगा, आप 4 रुपए में बेचने तो लगे, कस्टमर भी आपके पास आएंगे, लेकिन एक बात बताओ, उस बिस्किट को बेचने के लिए आपने दुकान लिया है, उस दुकान का किराया भी है, उस किराए को कहां से भरोगे? अपने जेब से। और अगर अपने जेब से भर रहे हो, आपको लॉस होना स्टार्ट हो ही जाएगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यहां पे क्या है कि ना आप रेट बढ़ा सकते हो, ना आप रेट घटा सकते हो। रेट बढ़ाओगे परफेक्ट कंपटीशन में तो होगा क्या? यू विल स्टार्ट लूजिंग द कस्टमर्स, यू विल स्टार्ट लूजिंग द बायर्स, क्योंकि बायर्स को भी पता है कि बाजार में टाइगर बिस्किट कितने का मिल रहा है, ठीक है। अगर आप रेट घटाओगे तो यू विल हैव टू फेस द लॉसेस। समझ में आ रहा है? तो यहां पे एक इकलौता जो बेचने वाला है वो प्राइस को डिसाइड नहीं कर सकता है। समझ में आ रहा है? अब इसके हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हमारी क्या क्या विशेषताएं, देखिए, जो पहला विशेषता है वो क्या है? परफेक्ट कंपटीशन कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का पहला जो विशेषता यह है कि इस बाजार के अंदर वस्तु को बेचने वाले भी बहुत सारे हैं और खरीदने वाले भी बहुत सारे हैं। इसका मतलब क्या हो गया? देयर आर सो मेनी बायर्स एंड सेलर्स दैट नो इंडिविजुअल बायर और सेलर कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन द मार्केट। ठीक है। अब क्योंकि इस बाजार के अंदर वस्तु को खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों की संख्या अनेक होती है, बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसी सूरत में ना कोई एक बेचने वाला, ठीक है, कीमत को या सप्लाई को प्रभावित कर सकता है, और ना कोई एक खरीदने वाला दाम को या डिमांड को प्रभावित कर सकता है। मैंने सेलर के हिसाब से तो बता दिया, अब मैं बायर के हिसाब से बताता हूं। मान लेते हैं कि टाइगर बिस्किट खरीदने के लिए एक इंसान गया बाजार में और उसने बोला शॉपकीपर से कि भैया हमको एक टाइगर बिस्किट दे दीजिए। ठीक है, तो टाइगर बिस्किट उसने दे दिया। अब देने के बाद वो बोल रहा है कि मैडम पैसा, या भैया पैसा दीजिए। आपने उसको 4 रुपए दिया। 4 रुपए दिया, क्यों दिया? आप सोचे कि चलो भाई मैं इसको 4 रुपए के भाव से खरीदूंगा। क्या आप खरीद सकते हो? बोलोगे भाई हमको 4 में देना है तो दो, नहीं दोगे तो हम नहीं खरीदेंगे। तो क्या सेलर मजबूर है आपको बेचने के लिए? नहीं। आप नहीं खरीदोगे तो आपके अलावा और भी कस्टमर हैं जो आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो एक अकेला जो बायर है वो भी डिमांड को प्रभावित नहीं कर सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर कोई एक बायर है, बायर अगर आके ये बोलने लगे कि भैया आप 5 रुपए में टाइगर बिस्किट क्यों बेच रहे हैं, ठीक है, बाजार में तो 4 रुपए में बिक रहा है, क्या ऐसा हो सकता है? इस बाजार के अंदर ऐसा नहीं हो सकता है। बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों को पूर्ण ज्ञान होता है, परफेक्ट नॉलेज होता है कि बाजार में क्या सामान किस रेट पे किस भाव पे मिल रहा है। तो कोई एक दूसरे को बेवकूफ भी नहीं बना सकता है, जिसको परफेक्ट नॉलेज आगे हम लोग डिटेल देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको यह समझ में आ गया कि परफेक्ट कंपटीशन का पहला जो विशेषता क्या है? पहला विशेषता है कि इट कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ऑफ द कमोडिटी, व्हिच मींस नाइदर एन इंडिविजुअल सेलर नाइदर एन इंडिविजुअल बायर कैन अफेक्ट सप्लाई एंड डिमांड ऑफ द कमोडिटी। ये हो गया हमारा पहला विशेषता। आगे अब देखते हैं दूसरा विशेषता। अगर देखा जाए, ये चीज आप देखिए, यहां पे परफेक्ट कंपटीशन में आप देख रहे होगे कि एक बाजार में होता क्या है
कि डिमांड का नेचर आप लोग को अच्छे से पता है कि डिमांड क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोप का होता है। डाउनवर्ड स्लोप का मतलब क्या हो गया कि जैसे जैसे रेट घटता है डिमांड यानी खरीदने की इच्छा क्या होती है, बढ़ने लगती है। इधर देखिए, हम लोग एक बायर बन के सोचते हैं। बायर का सोच क्या है कि भाई रेट जैसे जैसे, यहां पे मान लेते हैं क्वांटिटी हम दिखा रहे हैं और यहां पे हम दिखा रहे हैं प्राइस, ठीक है। जैसे जैसे प्राइस 10, ठीक है, इस समय हम खरीद रहे थे 100 पीस, रेट घटा, हो गया 8 रुपया, तो हम खरीदने लगे 200 पीस, ठीक है। रेट घटा, हो गया 6 रुपया, अब खरीदने लगे 300 पीस, ठीक है। रेट और घटा, हो गया 4 रुपया, खरीदने की इच्छा और बढ़ के हो जाएगी 400 पीस। यानी आप देख रहे होगे जो बायर का डिमांड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है प्राइस से। ये हो गया डिमांड कर्व। अब बेचने वाले के हिसाब से अगर आप देखो तो बेचने की जो इच्छा, सप्लाई का मतलब क्या होता है, द डिजायर टू सेल डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ अ कॉमोडिटी ऑन इट्स डिफरेंट प्राइसेस। डिमांड का मतलब क्या होता है, द डिजायर टू बाय डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ अ कॉमोडिटी ऑन इट्स डिफरेंट प्राइसेस विद द हेल्प ऑफ सफिशिएंट परचेजिंग पावर। यानी डिमांड में आपने पढ़ा था कि डिमांड का मतलब होता है किसी वस्तु की अलग अलग कीमतों पे जो अपने पास मौजूद आय की मदद से जो अलग अलग मात्राओं को खरीदने की इच्छा होती है उसको हम लोग डिमांड कहते हैं, यानी मांग कहते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर सप्लाई की बात किया जाए तो सप्लाई का मतलब क्या होता है, द डिजायर टू सेल डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ अ कॉमोडिटी ऑन इट्स डिफरेंट प्राइसेस, ठीक है। यानी किसी वस्तु की अलग अलग कीमतों पे जो अलग अलग मात्राओं को बेचने की इच्छा है उसको हम लोग सप्लाई कहते हैं। डिमांड में क्या होता है, प्राइस घटता है तो खरीदने की इच्छा बढ़ती है, ठीक है। और सप्लाई में क्या होता है, जैसे जैसे प्राइस, जैसे जैसे प्राइस यहां पे कम है तो खरीदने की इच्छा सबसे कम होगी। प्राइस बढ़ गया तो यहां पे खरीदने की इच्छा भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, सॉरी बेचने की इच्छा। प्राइस और बढ़ गया, बेचने की इच्छा क्या होगी, और बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है। तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे जो सेलर का बेचने का जो इच्छा है वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो बाजार में होता क्या है, जिस पॉइंट पे डिमांड और सप्लाई मैच कर गया वहीं पे वो डिसाइड हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट। और ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये आपको देगा इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। और ये जो देगा वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी देगा। मान लेते हैं हमको बाजार में एक ऐसा पॉइंट है, मानिए कि ये जो इंटरसेक्शन है, ये जो इंटरसेक्शन है ये आपको 6 रुपया पे हुआ और इस जगह पे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितना आ रहा है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ रहा है आपको 300। यानी मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हो गया कि आपको 6 रुपए पे तय हो गया है 300 क्वांटिटी। ये सिंपल से एक रेफरेंस मैंने दे दिया। तो कहने का मतलब क्या है, इस तरीके से किसी वस्तु का रेट डिसाइड होता है जो कि आपको यहां पे भी दिखाया गया। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में अगर देखा जाए तो होता क्या है, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो प्राइस रहता है वो रहेगा कांस्टेंट। वो प्राइस रहेगा क्या, कांस्टेंट। चाहे मैं बेच रहा हूं टाइगर बिस्किट, चाहे कोई और बेच रहा है, दे हैव टू सेल द टाइगर बिस्किट एट द सेम प्राइस दैट इज 5। इस पे आप 100 पीस खरीदो टाइगर बिस्किट या 1000 पीस खरीदो, फॉर द बायर द प्राइस विल रिमेन सेम। समझ में आ रहा है। इसलिए इसका जो डिमांड कर्व होता है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस देखने को मिलता है, यानी परफेक्टली इलास्टिक दिखता है। समझ में आ रहा है। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो आपका डिमांड कर्व होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है, प्राइस सेम रहता है, बढ़ता घटता नहीं है। और जिसकी उसी रेट पे, उसी कांस्टेंट प्राइस पे आप जो चाहे वो क्वांटिटी खरीद सकते हो। अगर ऐसी सूरत में रेट बढ़ा दिया किसी बायर सेलर ने तो मैंने बता दिया उसके क्या असर पड़ेगा, रेट घटा दिया तो उसको लॉस का भी सामना करना पड़ेगा, ये भी मैंने बता दिया। तो याद रखिएगा परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस जो लाइन होता है वो कांस्टेंट रहता है, डिमांड कर्व जो होता है वो आपका परफेक्टली इलास्टिक रहता है इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, आगे देखते हैं। परफेक्ट कंपटीशन का जो दूसरा विशेषता दिया गया है दैट इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द
फर्म। यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का ये विशेषता है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर ये विशेषता पाई जाती है कि यहां पे जो कोई भी इंसान है वो आसानी से प्रवेश कर सकता है और जा भी सकता है, निकल भी सकता है। अब इसको समझते हैं कैसे होता है। मान लेते हैं कि मैंने देखा कि गुड डे बिस्किट सेल करने में बड़ा फायदा है, ठीक है। तो गुड डे बिस्किट बेचने वाले बाजार में बहुत सारे लोग हैं। कल तक मैं टाइगर बिस्किट बेच रहा था। क्या मैं आज के डेट में चाहूं तो टाइगर बिस्किट की जगह पे गुड डे बिस्किट बेचना शुरू कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं, ठीक है। यहां क्या दिख रहा है? यहां दिख रहा है कि परफेक्ट कंपटीशन में मैं इन केस ऑफ टाइगर बिस्किट अपनी मर्जी से जब चाहे तब एग्जिट कर सकता हूं, और इन केस ऑफ इन केस ऑफ गुड डे बिस्किट मेरा जब दिल किया मैं उसमें एंटर भी कर गया। यानी यहां पे एंट्री और एग्जिट संभव है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई आपको रोक नहीं सकता है। आपका जब दिल करे आप व्यापार में प्रवेश कर सकते हो, जब दिल करे आप बाजार से निकल सकते हो। समझ में आ रहा है? एक चीज मैं आपको यहां बताता हूं जो आपको याद रखने की जरूरत है। परफेक्ट कंपटीशन में मान लेते हैं, मान लीजिए आपको एक केस में दे रहा हूं, एक बाजार है, उस बाजार के अंदर टोटल 10 लोग हैं। कितने लोग हैं? 10 लोग हैं, 10 सप्लायर है, ठीक है। बाजार में कितने लोग हैं? तो 10 सप्लायर हैं बिस्किट के, ठीक है। वो सब मिलके कितना कर रहे हैं सप्लाई? तो बाजार के अंदर 100 बिस्किट जो है वो सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। बाजार के अंदर डिमांड कितना है? तो डिमांड जो है बिस्किट का वो भी है कितना? 100 है, ठीक है। इसको ऐसे समझ लीजिए। अब मान लीजिए कि किसी कारण से बाकी सारी बिस्किट बनाने वाली कंपनियां जो है वो बंद हो गई, ठीक है। ये हम लोग गुड डे बिस्किट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। गुड डे बिस्किट के बारे में बात करें। अब मान लीजिए कि किसी कारण से बाकी सारी जो बिस्किट बनाने वाली कंपनियां हैं वो बंद हो गई, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? धीरे धीरे इसका जो डिमांड होगा, इसका जो डिमांड होगा इस बिस्किट का, वो क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा, ठीक है। होगा क्या? डिमांड, इस केस में हमको अब तक क्या दिख रहा था कि डिमांड और सप्लाई बराबर है। डिमांड और सप्लाई क्या है? बराबर है। हुआ क्या? बाकी सारी बिस्किट बनाने वाली कंपनियों के बंद होने की वजह से, बाकी सारी बिस्किट बनाने वाली कंपनियों के बंद होने की वजह से वस्तु का डिमांड क्या होगा? बढ़ जाएगा। पहले डिमांड और सप्लाई ये था, ये सप्लाई है, ये डिमांड है, ठीक है। बाकी सारी जैसी कंपनियां बंद हो गई तो बिस्किट खाने वाले लोग क्या करेंगे? अल्टीमेटली मजबूरी कहो या कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से अब गुड डे बिस्किट ही खरीदना शुरू कर देगा। तो होगा क्या? डिमांड इसका बढ़ने लगेगा। तो डिमांड जब बढ़ने लगेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? सप्लाई तो नहीं ना बढ़ रहा है, होगा क्या? शॉर्टेज आएगा। शॉर्टेज आने की वजह से क्या होगा? जो गुड डे बिस्किट पहले 5 का मिल रहा था अब उसका रेट बढ़ने लगेगा। रेट बढ़ने लगेगा यानी क्या होगा? ज्यादा मुनाफा इन लोगों को मिलने लगेगा, बेचने वालों को। उस मुनाफे के लालच में क्या हो गया? बाजार में नए लोग घुसना शुरू करेंगे। समझ में आ रहा है? होगा क्या कि भाई चलो भाई बिस्किट का ही बिजनेस करते हैं, क्यों हम ठेला या और कुछ लगा के सामान बेच रहे हैं, बिस्किट बेचने में बड़ा फायदा है। तो होगा क्या? लोग घुसने लगेंगे बाजार के अंदर, बिस्किट के इंडस्ट्री के अंदर घुसने लगेंगे। तो पहला सवाल, बाजार में लोग क्यों प्रवेश होने लगा? कब प्रवेश होने लगा? बाजार में लोग तब प्रवेश होने लगा जब उन्होंने देखा कि बाजार के अंदर बहुत ज्यादा मुनाफा है इस वस्तु को बेचने में, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या हो गया? नए जो लोग हैं, नए जो सप्लायर है बाजार में जुड़ने लगे। अब जब सप्लायर की संख्या बढ़ेगी तो सप्लाई क्या होगा? बढ़ने लगेगा। अब जब सप्लाई बढ़ने लगा है तो ये जो शॉर्टेज था वो शॉर्टेज धीरे धीरे कम होने लगा। तो शॉर्टेज जब कम होने लगा जिसकी वजह से पहले रेट बढ़ गया था, अब क्या होगा? प्राइस हो जाएगा नॉर्मल, ठीक है। लेकिन फिर भी लोग सप्लायर बढ़ते जा रहा, सप्लायर की संख्या लगातार बढ़ते जा रहा, तो अब होगा क्या? सप्लाई एक समय बाद ऊपर हो जाएगा। अब बेचने वालों को क्या दिखेगा कि भाई बिस्किट बेचने में अब उतना फायदा रहा नहीं। क्यों? क्योंकि सप्लाई बढ़ गया है, जितना डिमांड उससे ज्यादा सप्लाई हो रहा है, तो रेट कम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तब हुआ क्या? अब लोग निकलना शुरू करेगा कि भाई अब इसमें फायदा नहीं है। तो आपको समझ में आ रहा है कि इस इंडस्ट्री के अंदर लोग जब चाहे तब प्रवेश कर सकता है, जब चाहे तब निकल सकता है। फिर आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि कैसी सूरत में लोग बाजार में प्रवेश करता है और कैसी सूरत में बाजार से निकलता है। समझ में आ रहा है? इसमें किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं, इसलिए इसको फ्री एंट्री एंड एग्जिट कहा जाता है। परफेक्ट नॉलेज के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया है, ठीक है।
अगला जो फीचर हमको समझना है दैट इज परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बाबू एक बात बताओ, आप बिस्किट बनाने का रेफरेंस लेके चल रहे हो, बिस्किट बनाने का रेफरेंस लेके चलो, तो बिस्किट को बनाने के लिए सामग्री चाहिए कि नहीं चाहिए, इनपुट चाहिए कि नहीं चाहिए, और सारे इनपुट को हम लोग पढ़ चुके हैं प्रोडक्शन के अंदर क्या कहा जाता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। तो मैं बिस्किट अगर बना रहा हूं तो मुझे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर मैं अकेला तो बिस्किट बनाने वाला हूं नहीं, बिस्किट बनाने वाली और भी कंपनियां हैं, ठीक है। तो जो लोग भी बिस्किट के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इनपुट प्रोवाइड कर रहा है, उनको पूर्ण स्वतंत्रता है कि वो अपना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो अपना इनपुट गुड डे बिस्किट को दे, ब्रिटानिया बिस्किट को दे, पार्ले बिस्किट को दे, जिसको चाहे उसको दे सकता है, यहां पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मान लेते हैं भाई कि मैं एक प्रोड्यूसर हूं जो इकलौता एक सामान बना रहा है, तो जो लोग के पास भी वो फैक्टर्स हैं जिसको जो मुझे चाहिए ताकि मैं इस्तेमाल करके चीजें बनाऊं, उन लोग के पास क्या कोई ऑप्शन है? नहीं है। उनको घूम फिर के यहीं आके काम करना होगा। मैं एक टीचर हूं, ठीक है, मेरे पास मजबूरी क्या है, मेरे पास मजबूरी यह है कि अल्टीमेटली मुझे क्या करना होगा, मुझे एजुकेशन फील्ड में ही काम करना होगा। समझ में आ रहा है? मुझे क्या करना होगा, अल्टीमेटली एजुकेशन फील्ड में ही काम करना होगा, ठीक है, ये मेरे लिए रिस्ट्रिक्शन हो गया। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर मान लेते हैं मैं एक सीए की बात करता हूं, मैं एक अकाउंटेंट की बात करता हूं, तो दे डोंट हैव एनी रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, उनके पास परफेक्ट मोबिलिटी है, वो जहां चाहे वहां वो काम कर सकते हैं। उनका दिल करे तो एजुकेशन फील्ड में किसी स्कूल में काम कर लेंगे, किसी कॉलेज में काम कर लेंगे, किसी हॉस्पिटल में काम कर लेंगे, किसी एमएनसी में काम कर लेंगे, किसी बैंक में काम कर लेंगे, किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में काम कर लेंगे। उनके पास ऑप्शन है या नहीं है? यानी देखा जाए तो ज्यादा मोबिलिटी किसके पास है? उन लोगों के पास है। समझ में आ रहा है ये चीजें? तो परफेक्ट कंपटीशन मोबिलिटी ज्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो भी सामान बेचा जा रहा है और जिस रेट पे बेचा जा रहा है, जिस लागत पे बेचा जा रहा है, उस लागत के अंदर सारी तरह के खर्च शामिल है, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस उसमें नहीं होता है। उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं हम लोग गुड डे बिस्किट का एक रेफरेंस लेके चल रहे थे। गुड डे बिस्किट का रेफरेंस में हमने कहा कि 5 रुपए में वो सामान आपको मान लेते हैं उसका जो लागत है, एक्चुअल लागत है 3 रुपया है। उस वस्तु का जो लागत है वो कितना है? मान लीजिए कि 3 रुपया उसका लागत है। एक मिनट, उस वस्तु का जो लागत है उस पर्टिकुलर एक पैकेट को बनाने में मान लेते हैं 2 रुपया 50 पैसा लगा है, ठीक है, और जिस जगह पे वो प्रोडक्शन कर रहा है उसका किराया एक बिस्किट के ऊपर कितना आया है? तो 50 पैसा है। ये हो गया मेरा फिक्स कॉस्ट, ठीक है, और ये हो गया मेरा वेरिएबल कॉस्ट। यानी टोटल कॉस्ट कितना है? टोटल कॉस्ट मेरा हो गया 3 रुपया। समझ में आ रहा है? अब इस 3 रुपए में सारे खर्च शामिल है, कोई भी एडिशनल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट शामिल नहीं होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो ऑल गुड्स आर प्रोड्यूस लोकली, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आर 0। अब एक चीज यहां पे हमेशा याद रखिएगा कि ऐसा नहीं कि गुड डे बिस्किट, अगर पार्ले जी बिस्किट या किसी भी बिस्किट की अगर आप बात कर रहे हो तो वो दुनिया के अलग अलग कोनों से आपके पास आ रहा है। क्यों? अगर ऐसा होगा तो जो सप्लायर है उसके लिए दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि एडिशनल खर्चा करना होगा। समझ में आ रहा है? तो आमतौर पे जो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो सामग्री बेची जाती है, ठीक है, उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन खर्च नहीं काउंट होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि कोशिश किया जाता है कि उनका जो उत्पादन है नजदीक से नजदीक, बाजार के नजदीक में ही किया जाए, ताकि ट्रांसपोर्टेशन उसमें ना लगे, खर्च कम रखा जाए, ठीक है, ताकि वो लोग मुनाफे को, उस वस्तु के रेट को सुचारू ढंग से रख सके। समझ में आ रहा है? तो ये चीजें हमेशा याद रखिएगा। एक सवाल अक्सर पूछ लेता है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्योर कंपटीशन, ठीक है, तो बोलोगे सर आपने परफेक्ट कंपटीशन तो पढ़ा दिया है, ये प्योर कंपटीशन क्या होता है? तो बहुत सिंपल सा चीज है। प्योर कंपटीशन बाजार के उस रूप को कहा जाता है जिसमें 3 विशेषताएं पाई जानी चाहिए। वो 3 विशेषताएं क्या क्या है? वो 3 विशेषताएं ये हैं कि यदि बाजार के अंदर किसी वस्तु को बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों की संख्या लार्ज है, ठीक है, दोनों की संख्या क्या है? लार्ज है। परफेक्ट प्योर कंपटीशन में होता क्या है कि जो भी वस्तु बेची जा रही है उसको बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। यहां पे होमोजीनस प्रोडक्ट को बेचा जाता है, यानी आइडेंटिकली कंप्लीटली सेम वस्तुओं को बेची जाती है। और बाजार के अंदर अगर फ्री एंट्री एंड एग्जिट पाया जाए, यानी जब जो चाहे प्रवेश कर सकता है, जब जो चाहे वो निकल सकता है, ठीक है। तो अगर ये 3 विशेषताएं पाई जाती हैं तो उस बाजार को हम लोग क्या कहेंगे?
प्योर कंपटीशन कहेंगे। वहीं दूसरी ओर अगर परफेक्ट कंपटीशन की बात किया जाए तो परफेक्ट कंपटीशन उस कंपटीशन को, उस बाजार के रूप को कहा जाता है जहां पे ये चार विशेषताएं होनी चाहिए। पहला, देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ये नेचर इसमें भी है, ये नेचर इसमें भी है। होमोजीनियस प्रोडक्ट बेची जानी चाहिए, ये नेचर इसमें भी है, ये इसमें भी है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट होना चाहिए, ये भी नेचर दोनों में पाया जाता है। प्योर कंपटीशन को और परफेक्ट कंपटीशन को एक दूसरे से अलग क्या बनाता है? ये दो विशेषताएं। ठीक है, ये दो विशेषताएं जो हैं ये इसको अलग बनाती हैं। एक हो गया परफेक्ट नॉलेज और परफेक्ट मोबिलिटी। ठीक है, तो क्या हम लोग प्योर कंपटीशन को परफेक्ट कंपटीशन कह सकते हैं? नहीं, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्योर कंपटीशन के सारे गुण पाए जाते हैं। ध्यान से देखिए, प्योर कंपटीशन के अंदर क्या परफेक्ट कंपटीशन के गुण पाए जाते हैं? नहीं, सारे गुण नहीं पाए जाते हैं। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जरूर प्योर कंपटीशन का सारा गुण पाया जाता है। समझ में आ रहा है? तो याद रखिएगा, परफेक्ट कंपटीशन कैन ऑल्सो कॉल्ड प्योर कंपटीशन। व्हाई? बिकॉज इट इज हैविंग ऑल थ्री क्वालिटीज ऑफ अ प्योर कंपटीशन मार्केट। और एक बात मैं आपको बताता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। वास्तविक जीवन में अगर देखा जाए तो प्योर कंपटीशन ज्यादा देखने को मिलता है। ये तीन क्वालिटीज पाया जाना बाजार में आमतौर पे है। ठीक है, लेकिन ये एक आइडियल फॉर्म ऑफ मार्केट है जो आदमी एक्सपेक्ट करता है किससे? परफेक्ट कंपटीशन से। ये हमारा एक्सपेक्टेशन है किस चीज के लिए? बाजार का परफेक्ट होने के लिए। ठीक है, लेकिन वास्तविकता में यह आमतौर पे हमको प्योर कंपटीशन ही बाजार में देखने को मिलता है। यहां तक समझ में आ रहा होगा? ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। अब देखते हैं परफेक्ट कंपटीशन बिहेव कैसे करता है। आइए, ये हमारे सामने एक क्वांटिटी दिया गया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्राइस के, जो कि बराबर होता है AR के। इसके बाद हम लोग PR के बारे में बात करेंगे, जो कि निकलता है प्राइस इनटू क्वांटिटी करके। देन हम लोग बात करेंगे MR के बारे में। ठीक है, MR कैसे निकलता है? तो MR इज इक्वल टू TRN माइनस TRN माइनस 1 करके। ठीक है, ये किस बाजार का फॉर्म है? ये परफेक्ट कंपटीशन के बारे में हम लोग बात करें। परफेक्ट कंपटीशन में होता क्या है? प्राइस रहता है कांस्टेंट। ठीक है, तो अब यहां पे ध्यान रखिएगा उसी लॉजिक को। एक वस्तु का रेट, आपने रेट तय किया है, इस वस्तु का बाजार में तय कितना हुआ है? तो 10 रुपया रेट तय हुआ है। ठीक है, बाजार में कितना रुपया तय हुआ है? 10 रुपया। आपने एक पीस बेचा, आपने इस वस्तु को बेच के कुल कितना कमा लिया? आपने कमा लिया 10 रुपया। आपने एक और पीस बेचा, तो एक्स्ट्रा आप अगेन किस रेट पे बेचोगे? 10 ही रुपए पे बेचोगे। ध्यान सुनिएगा, आपने एक और पीस बेचा किस रेट पे? 10 रुपए पे। ठीक है, तो यहां पे आपने कुल कितना कमा लिया? यहां दो वस्तु को बेच के कुल आपने कमा लिया 20। पहले से अब में जब आपने दो पीस बेच लिया तो आपकी कमाई में कितने का चेंज आ गया? आपकी कमाई में चेंज आ जाएगा ऐसी सूरत में 10 का। समझ में आ रहा है? आगे और देखते हैं। आपने एक और पीस बेचा, अगेन सेम प्राइस रहेगा। ठीक है, बिकॉज यू आर नॉट सपोज टू चेंज द प्राइस। अब आपने कुल 3 पीसेस बेच दिया है, कुल कितना कमा लिया 3 पीसेस को बेच के? 30 रुपया। पहले से अब में आपकी कमाई में चेंज कितने का आ गया है? 10 रुपया। एक और पीस आपने बेच दिया। ठीक है, अगेन आप 10 रुपया चार्ज करोगे। कुल कितना आपने कमा लिया 4 पीसेस को बेच के? 40। आपकी कमाई में चेंज कितने का आ गया? 10 का। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग इस टेबल को कंप्लीट कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ, ऐसी सूरत में अगर आप
ऐसी सूरत में अगर आप एक भी पीस अगर आप नहीं बेच रहे हो, क्या वस्तु का प्राइस चेंज हो जाएगा? नहीं। ऐसी सूरत में भी प्राइस जो बाजार में चल रहा है वो 10 का 10 ही रहेगा। ठीक है, ऐसी सूरत में आपको कितना कमाने को मिलेगा? 0 रुपया। ठीक है, आपकी कमाई में चेंज कितने का होगा? कुछ भी नहीं। लेकिन इस केस में कमाई में चेंज कितने का दिख रहा है? 10 का दिख रहा है। उम्मीद कर रहे होंगे ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये परफेक्ट कंपटीशन है। परफेक्ट कंपटीशन में कीमत के ऊपर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता, जो कीमत तय हुआ है उसी कीमत पे आपको वस्तु को बेचना रहता है। इसी वजह से आपका परफेक्ट कंपटीशन का जो बिहेवियर होता है वो इस तरीके से नजर आता है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। बीस, 10। और यहां पे हम लोग दिखा रहे हैं टोटल रेवेन्यू को, और ये सारी चीजें रुपीज में दिया गया। ठीक है, चलिए अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एट जीरो लेवल जो टीआर है वो कितना है? जीरो लेवल पे टीआर का वैल्यू है, टोटल कमाई आपको हो रहा था 0। 1 जब आपने एक पीस बेचा तो उस समय कुल कमा कितना रहता है? 10। जब 2 पीसेस आपने बेचा तो कुल कितना कमाने लगे? 20। जब आपने कुल 3 पीसेस बेचा तो कुल कितना कमा रहे हो? 30। ऐसे ही 4 पीसेस पे 40, 5 पीसेस पे 50, 6 पीसेस पे 60, 7 पे 70, 8 पे 80। ठीक है, ये हमारा टीआर हो गया। अब इसको अगर हम लोग चाहें ये हो गया हमारा टीआर कर्व। आइए अब आई होप सारे लोकेटेड पॉइंट आपको विजिबल होंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एमआर को दिखाते हैं। ठीक है, चलिए एक रैंडम हम लोग पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे ज़्यादा कुछ तो है नहीं, तो 10, 20 दो पॉइंट मान लेते हैं। अब आप देख रहे होगे कि यहाँ पे ए आर और एम आर क्या है? कांस्टेंट है, और कांस्टेंट कितना है? 10 है। ये आपने बना देना है, यहाँ पे लिख दिया मेरा प्राइस बराबर ए आर है और ये बराबर एम आर है, यानी तीनों के तीनों क्या है? कांस्टेंट है। समझ में आ रहा होगा? तो ये हमारा बेसिक अपीयरेंस दिखता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। ऐसा क्यों दिखता है? क्योंकि यहाँ पे प्राइस क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक है अब देखिए, यहां पे अगर रिलेशनशिप की बात किया जाए, टी आर ए आर एम आर कर्व के बीच में क्या रिलेशन पाया जाता है, क्या संबंध पाया जाता है? तो देखिए, पहला जो रिलेशन हमको दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? टी आर कर्व इज अ स्ट्रेट पॉजिटिव स्लोपिंग लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन पॉइंट
इसको कहा जाता है। आप देख रहे होगे कि टीआर कर्व क्या है, एक स्ट्रेट पॉइंट है जो कि 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, जो कि स्टार्ट हुआ है पॉइंट ऑफ ओरिजिन से। ठीक है, दूसरा जो हमको विशेषता देखने को मिल रहा है, टीआर इंक्रीजेस इन द सेम प्रोपोर्शन एज इंक्रीज इन आउटपुट सोल्ड। यानी जैसे जैसे आप एक्स्ट्रा यूनिट बेच रहे हो, जैसे जैसे आप एक्स्ट्रा यूनिट बेच रहे हो, आपने 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, यानी हर बार जैसे जैसे आप एक्स्ट्रा यूनिट बेच रहे हो, टीआर में सेम प्रोपोर्शन से सेम अमाउंट ऑफ चेंज आ रहा है। 0 से 10, 10 का वृद्धि हुआ, 10 से 20, फिर से 10 का वृद्धि हुआ, 20 से 30, फिर से 10 का वृद्धि हुआ। यानी जैसे जैसे आप एक्स्ट्रा यूनिट बेच रहे हो, वैसे वैसे आपका टीआर में सेम लेवल में चेंज आ रहा है, सेम अमाउंट ऑफ चेंज आ रहा है। समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं। AR कर्व इज हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो कि आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा। ठीक है, जिसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आप प्राइस की बात करो, चाहे AR की बात करो, चाहे MR की बात करो, चाहे डिमांड कर्व की बात करो, ये क्या होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस दिखता है। क्यों? क्योंकि ऐसी सूरत में बाजार के इस रूप में प्राइस जो है वो बढ़ता घटता नहीं है। ठीक है, सेम वैसी MR कर्व के बारे में भी आप देख पा रहे होगे। ठीक है, ठीक है, तो यहां तक आपका एक बेसिक सा नेचर है जो आपको परफेक्ट कंपटीशन के अंदर देखने को मिलता है। उम्मीद है ये चीज समझ में आ रहा होगा। ओके, अब देखिए, आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि यार देखिए, स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज अ प्राइस टेकर नॉट अ प्राइज मेकर। अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज अ प्राइस टेकर नॉट अ प्राइज मेकर। ठीक है, क्यों ऐसा कहा जाता है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर एक जो सेलर होता है, एक जो फर्म होता है, वो प्राइस टेकर है, प्राइस मेकर नहीं है। क्यों? वो कीमत को खुद से डिसाइड नहीं कर सकता है, कीमत को उसको स्वीकार करना होता है, जो भी कीमत तय हुआ है उसी कीमत पे वस्तु को बेचना होता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, एज वी नो that the perfect competition refers to that form of market which consists large number of buyers and sellers of the commodity where every seller sells homogeneous product at the prevailing price। कहने का मतलब यहां यह है कि जैसा कि हम जानते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार बाजार के उस रूप को कहा जाता है जहां पे किसी वस्तु को बेचने वाले और खरीदने वाले अनेक होते हैं। ठीक है, अब यहां पे जो सभी बेचने वाले वो होमोजीनस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। अब ऐसी सूरत में यदि वो कीमत में किसी तरह का बदलाव करता है तो क्या होगा, वो चीज उसके ऊपर हानिकारक असर डालेगा। अब आपको दो स्थिति बताई गई है, वो दोनों स्थिति के बारे में जिक्र करोगे कि अगर वो प्राइस बढ़ाएगा तो क्या होगा और अगर प्राइस घटाएगा तो क्या होगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन आपका, कैन अ फर्म earns economic profit in the short run when the market is perfectly competition। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि क्या पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर एक जो फर्म है वो इकोनॉमिक प्रॉफिट अर्न कर सकता है। तो भाई पहला क्वेश्चन तो हमारे दिमाग में ये हिट करना चाहिए कि ये इकोनॉमिक प्रॉफिट होता क्या है। ध्यान से सुनिए और समझिएगा और याद रखिएगा इसको। इकोनॉमिक प्रॉफिट रेफर्स टू द अर्निंग आफ्टर एक्सक्लूडिंग एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट फ्रॉम टोटल रेवेन्यू। यानी टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या है, कुल जितना पीसेस बेचा है उसको बेच के जो भी आपको पैसा मिला उसके जोड़ को हम लोग कहते हैं टोटल रेवेन्यू। अब आपने जो कुल कमाया है उस कुल कमाई में से अगर आप कुल खर्च को निकाल देते हो तो उसको जो जो बचा आपके पास, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉफिट। ठीक है, इट मींस दैट द इकोनॉमिक प्रॉफिट, यहां देखिए इस फॉर्मूला पर अगर कंफ्यूजन होगा तो इस फॉर्मूला को देखिए आप लोग। ठीक है,
कुल कमाई में से एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट आपने निकाल दिया। ओके, इट मींस दैट इकोनॉमिक प्रॉफिट is the difference between the revenue received from the sale and the explicit cost of production, producing its goods and services as well as any opportunity cost। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि यह संभव है कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो होता है एक फर्म इकोनॉमिक प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। ठीक है, देखिए इकोनॉमिक प्रॉफिट में एक सीधा सा फंडा आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। यहां डायग्राम में क्या आपको देखने को मिल रहा है, तो देखिए ध्यान से, ये वाला पॉइंट हो गया जहां पे AR इक्वल टू MR आप दिखाते हो, ये वाला आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व हो गया। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व बन सकता है। ठीक है, अब यहां पे एक चीज समझने की कोशिश कीजिए कि मार्जिनल कॉस्ट का तो नेचर ऐसा होता है जो आप लोगों ने कॉस्ट में पढ़ा भी था। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट का जो नेचर होता है ये आप लोगों ने पढ़ा था कि कैसे बिहेव करता है, वो यू शेप का होता है। ठीक है, अब यहां पे देखिए ये जो हिस्सा है वो इकोनॉमिक प्रॉफिट कहा जा रहा है। ठीक है, ये क्यों कहा जा रहा है ये आपको आगे मैं समझाऊंगा, जब आप लोगों को इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को डिटेल में बताऊंगा तो वहां पे मैं बता दूंगा कि इकोनॉमिक प्रॉफिट इसको कैसे कहा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि वहीं पे हम लोग इक्विलिब्रियम का केस समझते हैं ना, तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हमारा किस तरीके से क्या हम लोग इकोनॉमिक प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं नहीं, और इसको कैसे हम लोग साबित कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन आप देखिए नीचे दिया गया है, दैट क्वेश्चन इज Why does the demand curve under perfect competition is perfectly elastic? Perfectly elastic आपको किसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है। ठीक है, ये अगर आपका डिमांड कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो ये क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है, और अगर डिमांड कर्व पैरेलल टू वाई एक्सिस है यानी परफेक्टली इन इलास्टिक है। इलास्टिक का मतलब होता है चेंज, डिमांड चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, और इन इलास्टिक मतलब क्या हो गया, प्राइस आपका बढ़े चाहे घटे, प्राइस आपका बढ़े चाहे घटे, हम 10 पीस खरीद रहे थे तो 10 ही पीस खरीदेंगे, इसको हम लोग कहेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक। समझ में आ रहा है? तो सवाल यहां पे ये है कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो डिमांड कर्व होता है वो परफेक्टली इलास्टिक क्यों नजर आता है। समझ में आ रहा है? तो बहुत सिंपल सा इसका रीजन है कि देखिए, a firm's demand curve in perfect competition is perfectly elastic, which means it is horizontal as opposed to the डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। आमतौर पे आप डिमांड कर्व जानते हो कि वो डाउनवर्ड स्लोप का होता है, लेकिन यहां पे आपको डाउनवर्ड नहीं, यहां पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस दिखता है। क्यों? सिंस एन इंडिविजुअल फर्म्स डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल इट इज परफेक्टली इलास्टिक, यानी एक इकलौता सेलर जो है वो वस्तु के रेट को बढ़ा घटा नहीं सकता है। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है, जो कीमत तय किया गया है उसी कीमत पे बेचना होता है। क्यों? क्योंकि वो प्राइस टेकर है, प्राइस मेकर नहीं है। बीइंग अ प्राइस टेकर यानी कीमत स्वीकारक होने के नाते, यानी एक फर्म जो है वो कीमत को चेंज नहीं कर सकता है, इस कारण से the firms will produce as many units of goods as it's want to and will be able to sell them for the same market। यानी वस्तु को कितना बनाना है ये बेशक मैं डिसाइड कर सकता हूं, लेकिन किस रेट पे मैं बेचना चाहता हूं, ठीक है, उसको बार बार मैं चेंज नहीं कर सकता हूं। समझ में आ रहा है? या इसको अलग भाषा में, अगर सिंपल भाषा में समझे तो मैं अपने शॉप में कितना टाइगर बिस्किट लाना चाहता हूं बेचने के लिए ये जरूर मैं डिसाइड कर सकता हूं, लेकिन उस टाइगर बिस्किट को 5 रुपए की जगह पे मैं 6 में बेचूं या 4 में बेचूं ये फैसला मेरा नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो ये आमतौर पे आपका परफेक्ट कंपटीशन का एक नेचर था जिसके बारे में अभी हम लोगों ने समझा। ठीक है, इसको थोड़ा सा रिवाइज कीजिए, कमांड कीजिए, क्योंकि आगे आप लोगों को ये चीजें काम आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।